નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, S24 ન્યૂઝ ચેનલના સ્ટુડિયોમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને હું છું ધરતી. દર્શક મિત્રો, આજે વ્યક્તિ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આજે એક વિશેષ વિષય પર આપણે વાત કરવાની છે અને વિષય છે દારૂ છોડવો. આમ તો આપણે સાંભળ્યું છે કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી છે, પરંતુ અમારા જ માધ્યમથી તમે ઘણી વખત દારૂના અડ્ડાઓ, દારૂના જથ્થાઓ, દારૂનો નાશ તમામ વિગતો જોઈ છે. પરંતુ આજે આ જ માધ્યમ દ્વારા અમે તમને દારૂ છોડવા અંગેનો એક કાર્યક્રમ લાવ્યા છીએ. એક વ્યક્તિ વિશેષ કે જેમના થકી આપણને આજે ઘણું બધું માર્ગદર્શન મળવાનું છે. એક એવી સંસ્થા કે જે દારૂ છોડવા માટે મદદ કરે છે, અને એ તો વિના મૂલ્યે. નથી કોઈ પૈસા કે નથી કોઈ દવા. વિના મૂલ્યે આ સંસ્થા 1935માં શરૂ થઈ છે અને આ સંસ્થા શરૂ કરનાર આ સંસ્થા મૂળભૂત અમેરિકામાં શરૂ થઈ છે, જેને શરૂ કરવામાં બિલ ડબલ્યુ અને ડોક્ટર બોબનો મહત્વનો ફાળો છે. 1935માં આ સંસ્થા શરૂ થઈ અને 190 દેશમાં આજે તેની બ્રાન્ચ છે. 190 દેશમાં આ સંસ્થા કામ કરી રહી છે, લોકોને દારૂ છોડવામાં મદદ કરી રહી છે. ત્યારે એ વ્યક્તિ વિશેષ કાર્યક્રમમાં આપણે આગળ વધવાનું છે. પહેલા હું તમને આ સંસ્થાની માહિતી આપું. સંસ્થાનું નામ છે આલ્કોહોલિક એનોનિમ્સ, દારૂ છોડવા માટેની મદદ. આ સંસ્થા સાથે જોડાઈને આજ સુધીમાં આખા દેશમાંથી 60 લાખથી પણ વધારે લોકો દારૂ છોડી ચૂક્યા છે. ત્યારે અમારા માધ્યમથી તમે હવે આ દારૂ છોડવા માટેનો એક પ્રોગ્રામ નિહાળી શકો છો. દર્શક મિત્રો, તમને એક ખાસ વાત કરી દઉં. આ સંસ્થા ભારતમાં પહેલી વખત મુંબઈમાં તેની બ્રાન્ચ શરૂ થઈ અને ગુજરાતમાં પહેલી વખત વાપીમાં 1985 થી 86ની વચ્ચે આ સંસ્થા શરૂ થઈ હતી. ત્યારબાદ સુરતમાં 1993માં શરૂ થઈ છે અને આજે સુરતમાં ઘણી બધી બ્રાન્ચીસ છે અને ઘણા બધા લોકો આ સંસ્થા સાથે જોડાઈ દારૂ છોડી ચૂક્યા છે. ત્યારે આજે આપણી સાથે આપણા સ્ટુડિયોમાં ડોક્ટર આશીષ દેશપાંડે ઉપસ્થિત છે, જે દારૂ છોડવા અંગે આપણને માહિતી આપવાના છે, માર્ગદર્શન આપવાના છે. આપણે જાણીએ છીએ કે દારૂ એ સ્વાસ્થ્ય માટે ઘણું હાનિકારક છે, છતાં પણ લોકો પીવે છે. એનું મેઇન કારણ એ છે કે ગુજરાતમાં દારૂબંધી હોવા છતાં પણ દારૂ વેચાય છે, ત્યારે લોકો પીવે છે. ત્યારે દારૂ છોડવા માટે કેવી પદ્ધતિ, કઈ રીતે મદદ, કઈ રીતે વિનામૂલ્યે મદદ થાય છે, એ તમામ વિષયો પર આજે માર્गदर्शन મેળવવાનું છે. ત્યારે डॉक्टर आशीष देशपांडे, आपका हमारे चैनल में स्वागत है. आपका स्पेशल टाइम जो आपने हमारे दर्शकों के लिए निकाला, उसके लिए धन्यवाद. आपसे पहला सवाल यही होगा कि अल्कोहलिक एनोनिम्स क्या है? मैं गुजराती सामड़ू छूँ, बात नहीं करता, मुझे माफ़ कर दीजिए. मैं हिंदी में आपके साथ बात करूंगा. दिल की भाषा है अपनी, तो हम लोग एक दूसरे के साथ हिंदी में बात करेंगे जी. ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस, ये मद्यपियों के लिए, मद्यपियों को सुधारने के लिए एक संस्था है. जैसे आपने कहा कि 1935 में शुरू हो गई, अपने प्रदेश में 1955-56 में आ गई, बम्बई से शुरुआत हो गई और आज के दिन पूरे देश में 3,500 मीटिंग्स देश के कोने कोने में होती है जी. और हर एक ग्रुप में जहाँ मीटिंग्स होती है यानी लोग इकट्ठा बैठते हैं और अपने जो शराबियत की वजह से अपने लाइफ पे जो गुजरी है उसके बारे में चर्चा करते हैं. और लोगों को लगता है कि ये चर्चा करने से ऐसे कोई बीमारी ठीक हो जाती है क्या जी. तो लोगों को सवाल उठता है कि इससे बीमारी कैसे ठीक हो जाए. बीमारी के लिए होता है तो कुछ दवाई होगी, कुछ परहेज रहेंगे ऐसा. तो इसमें एक ही परहेज है, शराब से दूर रहना है. और दूसरा क्या है कि उनका एक प्रोग्राम होता है शेयरिंग में से, उसके आप आगे 12 पहियों का प्रोग्राम होता है और वो प्रोग्राम अपनाने से कुछ बदलाव हो जाते हैं दिमाग में. और आज के दिन पूरे विश्व भर में 60 लाख से ऊपर लोग जो है वो इस नशे से दूर है जी. अपने देश में जैसे मैंने कहा 3,500 मीटिंग है, जहाँ डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है, वहाँ भी लोगों ने ये मीटिंग का फ़ायदा उठाया है और अपनी ज़िंदगी को संवारा है. ना उसकी कोई मेंबरशिप होती है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, कोई दवाई दी जाती है, उसमें पैसा नहीं लगता है.
ऐसी एक संस्था है जो गैर जिम्मेदार, एक ज़माने में गैर जिम्मेदार अल्कोहलिक थे, ये संस्था के मदद से वो जिम्मेदार हो गए, अपने नशे से दूर हो गए, अपने घर को संवारने लगे, अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने लगे। तो ऐसी ये संस्था है, पूरे विश्व भर में है और अभी भारतवर्ष में भी है। अपने सूरत में भी यहाँ 8 ग्रुप है और वो 8 ग्रुप की करीबन 10-12 मीटिंग्स जो है वो सूरत में होती है और उसमें से कई लोगों को फ़ायदा मिला है। तो मैं एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते बोलता हूँ कि ये बहुत मददगार होती है जिन लोगों को शराबियत में तकलीफ होती है उनके लिए। तो आप जरूर उसका फ़ायदा लीजिए। जी સરે ખૂબ સરસ આપણને વાત કરી છે કે આ એક દારૂ છોડવા માટેનું પહેલું પગથિયું છે કે આના પર ચડીને તમે એ સમસ્યાથી દૂર આવી શકો છો। ત્યારે સર મારો સવાલ એ છે કે આ સમસ્યા છે શું? ये समस्या क्या है? देखो, ये समस्या कैसे है ना कि हम लोग कई लोग शक्कर खाते हैं ना जी। हाँ, तो क्या शक्कर खाने वाला हर एक इंसान डायबिटिक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बराबर ना जी। तो वैसे ही शराब पीने वाला हर एक इंसान शराबी नहीं होता है जी। ओके, लेकिन कुछ लोगों में, हाँ, जैसे कहा जाता है कि जितने लोग शराब पीते हैं उसमें से 3 से 8% लोगों में शराब शरीर के अंदर जाने के बाद दिमाग में कुछ अलग ही बदलाव लाना शुरू कर देती है जी। और जैसे डायबिटिक में इंसुलिन तैयार करना तकलीफदायक हो जाता है, वैसे शराबियत में अपने दिमाग में एक शराबियत का सेंटर होता है जिसको हम लोग एडिक्शन सेंटर बोलते हैं और वो एडिक्शन सेंटर में कुछ केमिकल चेंजेस आने लगते हैं जी। और वो केमिकल चेंजेस के वजह से धीरे धीरे उसके लाइफ में कुछ बदलाव आने लगते हैं और फिर उसके दिमाग के जो फंक्शंस होते हैं, अभी दिमाग का काम क्या होता है? थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर। ये थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर जो है उसमें बदलाव आना लगता है। जैसे मेरे को अगर कंधे की तकलीफ है तो कंधे का फंक्शन जो है वो खराब हो जाएगा, पेट की तकलीफ है तो डाइजेशन खराब हो जाएगा, हार्ट का तकलीफ है तो हार्ट का पंपिंग खराब हो जाएगा। वैसे ही अगर दिमाग की तकलीफ है तो दिमाग का फंक्शन क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, उसके ऊपर असर हो जाता है। अब थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर अगर असर हो गया तो मैं अपने थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर पे काबू नहीं पा सकता, क्योंकि जैसे कंधे का बीमारी है तो मेरे कंधे के मूवमेंट को मैं अपने दिमाग चला के ठीक नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए फिजियोथेरेपी हो, डॉक्टर का इलाज हो, जो भी है वो करना पड़ेगा। वैसे ही पेट के लिए, वैसे ही अगर मेरी थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर खराब हो गई है ये बीमारी के वजह से, तो मुझे थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर बदलवाने के लिए कुछ ना कुछ मदद लेनी पड़ती है जी। अभी अच्छी चीज ये है कि कई बार दवाई न लेते हुए भी ये मुमकिन है और ये मुमकिन जो है वो एक दूसरे के साथ हम लोग जब चर्चा करते हैं, एक विशिष्ट रूप से चर्चा करते हैं, विशिष्ट मकसद से चर्चा करते हैं और फिर वो मकसद को पाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड, एक तैयार प्रोग्राम है, तो उसका अगर फायदा दिमाग को मिलता है तो ही सोच विचार में बदलाव आ सकता है और वो सोच विचार का बदलाव जब आता है तो अपनी जीवन के तरफ देखने का तरीका जो है, जीवन शैली जो है, उसमें बदलाव आ जाता है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो 12 पहियों का प्रोग्राम है वो कोई इलाज नहीं है, वो जीवन शैली में बदलाव लाने का तरीका है और इसके वजह से जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी एक बार हो गई तो लाइफ लॉन्ग परहेज करना पड़ता है। अगर डायबिटीज की बीमारी है, आर्थराइटिस की बीमारी है, अस्थमा की बीमारी है तो लाइफ लॉन्ग मुझे तकलीफ होती है। वैसे ही मुझे अगर शराबियत की या नशे की तकलीफ है तो मुझे लाइफ लॉन्ग कोशिश करते पड़ती है कि मेरी सोच, विचार और भावना जो है वो पुरानी तरफ से ना झुके। और इसके लिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि रुकाना, शराब रुकाना ये आसान हो सकता है, कुछ लोगों को वो भी मुश्किल जाता है, लेकिन शराब रुकाना आसान हो सकता है, रुके रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इसके वजह से वो मरीज जो है वो बार बार अपने मन से कोशिश करते हुए भी उसके सामने उसके जिंदगी का डरावना रूप दिखाई देते हुए भी फिर से अपाहिज बन के ये शराब के चंगुल में या नशे के चंगुल में फंस जाता है जी। तो इसके वजह से रुके कैसे रहते हैं ये समझने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस और उसके 12 पहियों का प्रोग्राम जो है वो मदद करता है जी। દર્શક મિત્રો, આપણને સરે એવું કીધું કે આને રોકીને રાખવું એ મહત્વનું છે
અને કઈ રીતે રોકવું એની મદદ આપણે આ સંસ્થા દ્વારા લઈ શકીએ છીએ. ત્યારે સર મારો એ જ સવાલ છે કે તમે જ અત્યારે કીધું કે દારૂ પીવાનું ઠીક છે, એને ખબર જ છે કે આ વસ્તુ ખરાબ છે, માણસને ખબર જ છે કે આ વસ્તુ ખરાબ છે, છતાં બી પીવે છે, તો આ સમસ્યાને ઓળખવી કઈ રીતે? देखो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो है ना वो कहती नहीं है कि दारू खराब है. अभी शक्कर खराब है, लेकिन क्या शक्कर हम लोग बैन करते हैं क्या? खाते हैं. शक्कर की वजह से डायबिटीज होता है जी. तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ये नहीं कहता कि दारू बैन करो या नहीं करो, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो आपको खुद की सेहत की जिम्मेदारी खुद को लेनी है. फिर आपको डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाना है, एक्सरसाइज करनी है, जीवन शैली बदलनी है, परहेज करना, वो सब आपको करना है. वैसे ही अगर आपको शराब की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको शराब की वजह से कुछ प्रॉब्लम है तो आपको रुकाने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर रुकती नहीं है तो मदद लेनी चाहिए. अभी जैसे कैंसर की बीमारी है, तो कैंसर की बीमारी इंसान को बदन बोलता नहीं है ना कि अरे तेरे को कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है. धीरे धीरे बढ़ती जाती है, फिर सिम्टम्स तैयार हो जाते हैं, और वो सिम्टम्स होने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, टर्मिनल हो गया, अभी बेचारा क्या हो जाएगा. ये बीमारी में भी अगर जल्दी हम लोग बीमारी पकड़ेंगे तो उसका इलाज ज्यादा आसान होता है. 80% रिकवरी हो सकती है. जितनी लेट स्टेज में हम लोग पकड़ेंगे उतना तकलीफ ज्यादा होता है इलाज करने में. करीबन 20% लोग जो रिकवरी करने की कोशिश करते हैं वो पहले साल में ही फिर से शराब के चंगुल में फिसल जाते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी होगी और ये बीमारी कैसे शुरू होती है वो समझ में आएगा तो उससे आसान हो जाएगा. इसके वजह से पहली चीज जो है कि ये बीमारी को हम लोग हंसते हुए नहीं ले सकते, हमें इसे सीरियसली लेना चाहिए और लोगों को अवेयर रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए कि ये किसी को भी हो सकती है अगर मैंने गलत तरीके से अल्कोहल का इस्तेमाल किया. अभी ये गलत तरीके का इस्तेमाल कैसे समझ में आता है? अगर मैं एक अल्कोहलिक ड्रिंक है ना वो 30 ml का ड्रिंक माना जाता है हार्ड लिकर का, 150 ml का माना जाता है 8% to 10% वाइन का, और एक 330 ml माना जाता है बियर का जिसमें 5 to 8% अल्कोहल होता है. तो वो 330 ml माना जाता है. और ये तीनों जो है ना एक अल्कोहलिक ड्रिंक बोलते हैं जिसमें 3 इंटरनेशनल यूनिट अल्कोहल रहते हैं, ऐसे हम लोग बोलते हैं. अगर आप कभी भी 21 साल से कम साल में शराब पीते हैं तो आपके साथ शराब की वजह से जो भी हानि आगे पहुंच सकती है उसकी आशंका नॉर्मल पॉपुलेशन से बढ़ती जाती है. अगर आप 15 साल के पहले वो शराब का एक्सपोजर पहली दफा होता है तो वो 5 गुना बढ़ती है. 21 साल के बाद अगर आप शराब पीते हैं तो वो जो आशंका है वो नॉर्मलाइज हो जाती है, नॉर्मल पॉपुलेशन में जितनी है. इसके वजह से 21 साल का जो प्रोहिबिशन एज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज ये है कि अपने शरीर में वो जीन्स होती है जिनके वजह से शराबियत की बीमारी उभर आती है, स्विच ऑन होता है. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई भी शराबी है, आपके फैमिली में, माँ के साइड में, पिताजी के साइड में, तो आपको शराब पीने वक्त कोशिश करनी है कि आप 4 ड्रिंक से ज्यादा शराब ना पिए एक साथ. क्योंकि अगर आपने एक साल में कभी भी 5 ड्रिंक से ज्यादा शराब पी होगी तो आप हाई रिस्क कैंडिडेट माने जाते हैं कि आपके साथ शराब की वजह से कोई तकलीफ हो. अभी ये जो जानकारी मैं दे रहा हूं ये शुरुआती जानकारी है. अभी आपको शराबियत की बीमारी नहीं हुई है लेकिन आप हाई रिस्क बिहेवियर कर रहे हैं. अभी हाई रिस्क यानी आप शक्कर ज्यादा खा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जैसे वो डायबिटीज के लिए आपको डायबिटीज हुआ नहीं है लेकिन अगर आप हाई रिस्क बिहेवियर करेंगे तो आगे चल के डायबिटीज हो सकता है. उसी हिसाब से ये शराबियत की बीमारी में अगर आपकी शराब पीने का तरीका ये ज्यादा अमाउंट एक साइड पे एक टाइम पे होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, एक टाइम में जो आप नशा करते हैं उसकी मात्रा बढ़ रही है,
अगर वो शराब नहीं पीते हैं तो आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, आप थके हुए आप महसूस करते हैं, आपको दिन में मजा नहीं आता है, तो हो सकता है आपके दिमाग में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिसके वजह से दिमाग को शराब की जरूरत महसूस होने लगी है जी। तो पहले रिवॉर्ड ड्रिंकिंग, मजे के लिए ड्रिंकिंग होता है, बाद में दिन चलाने के लिए ड्रिंकिंग शुरू हो जाता है, और बाद में उसके बाद मजा तो नहीं आता है लेकिन नहीं शराब पीऊंगा तो तकलीफ होती है, बेचैनी महसूस होती है, रेस्टलेसनेस महसूस होते हैं, हाथ पांव कांपने लगते हैं, बहुत पसीना छूटता है, और फिर शराब पीने के बाद सुकून मिलता है। तो ऑब्सेसिव ड्रिंकिंग यानी खुशी पाने के लिए पीना, बाद में दिन चलाने के लिए पीना, और बाद में विड्रॉल्स जो होते हैं वो कम करने के लिए पीना, ऐसे ये शराबी का प्रवास जो है वो धीरे धीरे होता जाता है। और जब वो हो जाता है तब वो इंसान मुझे नेक्स्ट शराब कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में प्लानिंग, स्कीमिंग शुरू कर देता है जी। जिसको हम लोग प्री ऑक्यूपेशन विथ प्रोक्योरिंग, पाने के लिए सोच विचार लगाना। तो फिर वो दूसरा कुछ नहीं सोचेगा। जब दोपहर को 2-2:30 बजेंगे तब उसके मन में अपने आप विचार आ जाएगा कि आज शाम को मुझे कहाँ से शराब पानी है जी। उसने सुबह घर से निकलते वक्त बच्चे के शरीर के माथे के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई होगी, वादे किए होंगे, लेकिन वह जैसे दोपहर आ जाती है तो वो सब वादे जो है वो पिघल जाते हैं, और थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर जो सुबह ठीक था वो दोपहर तक उसका जो इरादा होता है पूरी तरह से घूम जाता है। अभी उसको कोई भी याद नहीं रहता, उसको सिर्फ एक ही याद रहता है कि मुझे शराब कहाँ से मिलेगी जी। तो ऐसे उसके शरीर में जो बदलाव आने लगता है। तो ये सिम्टम्स है कि मात्रा बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फिर प्लानिंग, स्कीमिंग शुरू हो जाता है, नहीं पिया तो मजा नहीं आता है, और बाद में नहीं पिया તો તકલીફ હોને લગતી है। જી, આ બધી સમસ્યાઓ આપણને સર જણાવી રહ્યા છે કે જો તમારી સાથે તમે જો દારૂ શોખ માટે પીવો છો અને ત્યાર પછી તમે આ સ્ટેજ સુધી પહોંચો છો તો આવી સમસ્યાઓ તમને હોઈ શકે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે જેમ શરદી ઉધરસ થાય તો આપણને ખબર છે નોઝી આવવું, ફીવર આવવું, આ બધા નોર્મલ લક્ષણ છે। તો એવી જ રીતે દારૂ પીવાની ટેવમાં પણ આ જ વસ્તુ થઈ શકે છે। સર, હવે મારો સવાલ એ છે કે શરાબ પીવાથી दुष्परिणाम શું છે? अभी देखो, सभी को पता है कि दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है। अमिताभ बच्चन ने वो फेमस कर दिया है डायलॉग, राइट? तो शरीर पे तकलीफ होती है वो एक, कि दारू के वजह से जो भी अपने दिमाग, अपने पूरे बदन में जो केमिकल्स तैयार हो जाते हैं, उसमें अल्डिहाइड करके केमिकल होता है जिसके वजह से अपने पुर्जे में, हर एक पुर्जे में तकलीफ हो जाती है। ऐसे कहा जाता है कि शराब और निकोटिन ये दोनों मिला के करीबन 200 मेडिकल कंडीशंस जो है वो एग्रेवेट करती है या प्रेसिपिटेट करती है जी। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्ट्रेस की वजह से, ये जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से अपने शरीर को हानि होती है जी। दूसरा क्या होता है कि जब इंसान शराब की चंगुल में फंस जाता है तभी उसको जो भी दूसरी तकलीफ होती है, समझो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्किन डिसीज है, उसके ऊपर दुर्लक्ष हो जाता है और वो कंडीशन जो है वो खराब होती जाती है। हार्ट के प्रॉब्लम है, हार्ट की दवाई नहीं, भूल ही जाता है सेहत के बारे में जी। तो इसके वजह से जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस है वो भी बढ़ जाती है जी। तो ये हुई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा होता है शराब जो है वो दिमाग पे असर करता है। अभी मैंने कहा कि दिमाग में सोच, विचार, भावनाएं और कृति, ये 4 चीजों के ऊपर अमल होता है जी। अभी जब भी वो इंसान केमिकल दिमाग में डालता है और दिमाग की केमिस्ट्री बदलने लगती है तो उसकी थिंकिंग बदल जाती है, उसकी फीलिंग बदल जाती है, उसकी डिसीजन मेकिंग बदल जाती है, रिस्क टेकिंग करने लगता है, हमेशा उसको नॉवेल्टी लगती है, कुछ तो नया लगता है और ये करते वक्त वो कई बार स्पीड के पीछे जाएगा, इसके वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं जी। और कई बार रिस्क ले लेता है, इसके वजह से कई तरीके की बीमारियां हो जाती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो जाते हैं जी। फिर हेड इंजरीज हो जाती है, गिर जाते हैं लोग,
काम पे असर होता है, क्योंकि शराब पीने के बाद मंडे मॉर्निंग हैंगओवर आ जाता है, फिर वो मीटिंग्स को नहीं आ सकता, काम को ऐसे कहा जाता है कि अपने देश में 40% जॉब एब्सेंटिज्म जो है ना वर्क फोर्स में, वो अल्कोहलिज्म के वजह से है। तो जब एक कारागिर काम पे नहीं जाता, एक बिजनेसमैन काम पे नहीं जाता है, तो उसका असर ये पूरी अपने ग्रोथ पे होता है। तो 40% लोग अगर एब्सेंट रहते हैं तो कितना असर होता जाएगा जी। तो इसका मतलब इसका असर जो है वो सिर्फ शरीर के ऊपर और मन के ऊपर नहीं, तो मैं जिस समाज में एक प्रोडक्टिव हिस्सा हूँ उसके प्रोडक्शन के ऊपर भी होता है जी। चौथी बात यह है कि जब मैं गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर करता हूँ तो मेरी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं जी। और जब वो एक्सीडेंट्स होते, अभी 80% हेड इंजुरीज जो होती है ना, जो मेडिकल कॉलेजेस में मेडिकल हॉस्पिटल्स में आती है, वो 80% हर दिन की वो कहीं ना कहीं शराबियत की बीमारी के वजह से है। 2/3 डोमेस्टिक वायलेंस, 1/3 सुसाइड्स ये शराब के इन्फ्लुएंस में किए जाते हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि शराब की वजह से जैसे बायोलॉजिकल तकलीफ होती है, साइकोलॉजिकल तकलीफ होती है, वैसे सामाजिक और इकोनॉमिक भी तकलीफ होती है जी। और इसके वजह से ये बढ़ती हुई बीमारी, जिसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल डिटेरियोरेशन बोलते हैं, यानी पहले जितनी शराब पीता था उससे मजा नहीं आ रहा है, मुझे डोज बढ़ाना पड़ता है, जिसको हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, नहीं पी तो विड्रॉल्स आते हैं, इसको फार्माकोलॉजिकल डिटेरियोरेशन बोलते हैं जी। तो फार्माकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, साइकियाट्रिक, सोशल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड लीगल, क्योंकि कोर्ट केसेस वगैरह के पीछे भी पड़ सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो समाज में पैदा हो जाते हैं, और होता ये है कि ये प्रॉब्लम्स का बोझ इतना हो जाता है कि ये अल्कोहलिक जब रिकवरी में आता है तो वो सहन नहीं कर पाता जी। और फिर क्या हो जाता है कि उसके दिमाग में ये हार्ड वायर्ड हो जाता है कि खुशी हो या गम, थम्स अप विद रम। तो जैसे उसको स्ट्रेस आ जाता है तो वो सुकून पाने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन ढूंढता है, और वो होता है उसकी शराब जी। और इसके वजह से वो बार बार रिलैप्स होता जाता है, उसके समझने के बावजूद कि ये मेरे लिए जहर है, मुझे नरक के तरफ लेके जा रही है, फिर भी वो खुद को रोक नहीं पाता जी। तो ये पूरा पिक्चर जो है वो तैयार हो जाता है हर एक मरीज में जी। खूब सरस माहिती मળી રહી છે સર, તમે વાત કરી કે માણસ પોતાના પર કંટ્રોલ નથી રાખી શકતું શરાબની વજહથી, તો હું એમ પૂછું છું કે આ શરાબનું સમાધાન શું છે? ये देखो, ये समाधान, ये दो चीज है। शराब एक तो समाधान देती है, इसके वजह से लोग शराब पीते हैं, बराबर। लेकिन ये शराब के समस्या का समाधान या उत्तर जो है वो क्या है कि मेरे थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर में बदलाव लाना है। मेरा थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर शुरुआत से ऐसा नहीं था। एक शराबी का थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर पहले से ऐसा नहीं था। जब नशा उसके शरीर में आई, उसके बाद जो केमिकल चेंजेस हो गए, इसके वजह से दिमाग का फंक्शनिंग बदलने लगा, सोच, विचार, भावनाएं और कृति उसमें बदलाव आ गया, और फिर मैं सिर्फ शराब के बारे में ही सोचने लगा। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी बहन मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती जी। ही जब मुझे रिकवरी करनी है तो रिकवरी में मुझे सोच, विचार और भावनाएं और कृति, ये मुझे जो रिकवरी में लेके आ सकते हैं, मेरे निर्णय बदलवा सकते हैं, मेरा डिसीजन मेकिंग बदलवा सकते हैं, मेरी भावनाओं का स्रोत बदलवा सकते हैं, ऐसे रिकवरी के विचार मुझे पाने हैं। जब तक वो मैं नहीं पाता तब तक मैं उसी रास्ते पे जाता रहूंगा, और इसी वजह से मुझे ऐसे कुछ विचार प्रणाली की जरूरत होती है जहां जाने के बाद मुझे पूरा स्वीकार किया जाएगा जी। जैसे देखो, बीमारी में ना, शारीरिक बीमारियों में, कितने बीमारियों में पहले ना एक बहुत ही न्यूनगंड था, जिसको हम लोग लेप्रेसी बोलते हैं, उसको महारोग बोला जाता था जी। लेकिन अभी दवाई है, किसको समझ में भी नहीं आएगा किसी को लेप्रेसी हुआ है जी। किसी को दाग आएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई ले लेगा, घर वालों को भी समझ में नहीं आएगा, तो अभी वो महारोग रहा नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर बीमारी के लिए एक गोली का इलाज हो जाता है तो वो एकदम आसान हो जाता है जी।
लेकिन आज के दिन ये नशे के बीमारी के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि ये गोली खाओ और सब कुछ भूल जाओ। तो ऐसी सुविधा नहीं है। इसका मतलब मुझे मेरे मानसिक सेहत के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है जी। लेकिन हम लोग आदत से मजबूर होते हैं। ये बीमारी के वजह से जो अपने शरीर विचार में बदलाव आया है वो बार बार, जैसे बोलते हैं ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, वैसे ही बार बार वो उसी तरफ जाता है, बीमारी के तरफ। तो उसको बीमारी के तरफ से उठा के रिकवरी के तरफ रखना और वो बरकरार रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और उसका समाधान कैसे होता है कि जब अपने दिमाग में रिकवरी के प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं और वो रिकवरी के प्रोसेसेस जो है वो कुछ ग्रुप में जब हम जाते हैं तभी ही हो सकते हैं जी। और वो ग्रुप्स में जाने के बाद ही वो रिकवरी प्रोसेसेस अपने दिमाग में कुछ मिरर न्यूरॉन्स करके न्यूरॉन्स होती है। यानी मैं जब आपके साथ रहता हूं तब मेरे विचारों से आपके विचार अगर मिलने लगे तो मेरे दिमाग में जो एक्टिविटीज है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है, वो आपके दिमाग में परावर्तित होती है जी। और वो मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं। हर एक दिमाग में वो मिरर न्यूरॉन्स होती है और जब हम ग्रुप में जाते हैं, रिकवरी ग्रुप जिसको हम लोग एनरिच्ड ग्रुप्स बोलते हैं जी। वो एनरिच ग्रुप्स में जाते हैं तभी वो रिकवरी मुमकिन हो सकती है। और इसके वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के ग्रुप मीटिंग में जिस तरह से ये मिरर न्यूरॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं वैसे दूसरे किसी ग्रुप में हम देख नहीं सकते हैं कि वो होते हैं। और इसके वजह से मैं कहता हूं कि जो ग्रुप थेरेपीज है उसका बहुत फायदा होता है दिमाग के ये इस कंडीशन में जी। तो वो मिरर न्यूरॉन्स को मौका मिलना चाहिए कि वो एक्टिवेट हो जाए जी। तो वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं तभी अपने आप रिकवरी की शुरुआत हो जाती है। દર્શક મિત્રો, આપણે જાણીધું અને સરે વાત કરી કે ગ્રુપ સાથે ચર્ચા કરવાથી ઘણી વખત સમસ્યાનું સમાધાન થઈ જતું હોય છે, પણ સર ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે માણસ દારૂ છોડી દે છે પણ ફરીથી થોડા સમય પછી ફરી એ લત પર લાગી જાય છે, તો એના વિશે તમે શું કહેશો? देखो, जैसे मैंने अभी कहा कि ये बार बार रिलैप्सिंग, क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और रिलैप्सिंग बीमारी है जी। और होता क्या है कि अपने दिमाग में जो सर्किट्स होते हैं, अलग अलग सर्किट्स होते हैं, उसमें जैसे मैंने कहा कि क्रेविंग बनती है दिमाग में और वो क्रेविंग बनती है और वो क्रेविंग जो है कुछ ट्रिगर्स से ज्यादा हो जाती है जी। हम बोलते हैं कि पीपल, प्लेसेस, सिचुएशंस एंड थिंग्स, एंड वो आउटसाइड की ट्रिगर्स है और इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं, उसको बोलते हैं हंगर, एंगर, लोनलीनेस एंड टायर्डनेस। ओके। अभी ये ट्रिगर्स जब मेरे बाजू में आते हैं, अगर मैं रिकवरी में हूं और ये ट्रिगर्स मेरे अगल बगल में आते हैं तो उसके बाद तुरंत मेरे दिमाग में तलब जो है वो बहुत गुना ज्यादा बढ़ जाती है जी। और फिर मेरा खुद का दिमाग जो है वो मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है जी। और इसके वजह से बार बार वो आदमी जो है वो रिलैप्स होते रहता है जी। तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड रिलैप्स जो है वो उसके वजह से होते हैं जी। दूसरा होता है कि जैसे मैंने कहा कि शराब रुकाने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जी। तो पहले लगता था कि ये सब एक्यूट है, थोड़े दिन के लिए रुकते हैं, लेकिन अभी समझ में आया है शास्त्र को कि 3 साल तक, करीबन 3 साल तक ये अपना मन निकाल सकते हैं, ये सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसको पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिंड्रोम्स बोलते हैं या पॉज, ऐसा उसका शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा। और ये पॉज के सिम्टम्स जो है जब भी आते हैं वो 20 मिनट से 60 मिनट तक रुक सकते हैं, कई बार वो 2-3 घंटे भी रुक सकते हैं जी। और ये पॉज के सिम्टम्स जब आते हैं तब बहुत गहरी जरूरत महसूस होती है, इंसान एकदम ये हो जाता है, अपने दिमाग में इमोबाइल हो जाता है, सोच उसकी ठंड हो जाती है और वो कुछ भी कहीं कर नहीं सकता है, उसके मन में सिर्फ शराब पीने, नशा करने की विचार आने लगते हैं जी। ये विचार जब एक जिन्होंने ये लाइफ जी है, लाइफ लिव्ड एक्सपीरियंस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको सहवेदना है, वो सहवेदना सही हुए इंसान से अगर मैं शेयर करता हूं और उसके साथ में चर्चा करता हूं तो ही ये पॉज जो है वो कम हो जाता है जी। और इसके वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में साथी हाथ बढ़ाना
एक दूसरे के साथ जब हम चलते हैं और एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करते हैं तो ये पॉज जो है काफी हद तक कंट्रोल में आ सकता है जी। और इसके वजह से जब भी वो होता है तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अपने दोस्त को फ़ोन करना है, उसके साथ बात करनी है और वो बात करने से कई टाइम ये पोस्ट एक्यूट विड्रॉल सिंड्रोम जो है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। जी દર્શક મિત્રો, આપણો પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે સરની માહિતીથી આપણને એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે આપણા S24 ન્યૂઝ ચેનલમાં. સર, અમારા માધ્યમમાં એક ક્વેશ્ચન આવ્યો છે એક પત્ની તરફથી કે લગ્ન પછી તેમના હસબન્ડે દારૂ પીવાનું શરૂ કરી દીધું છે અને તે ધીમે ધીમે ઘણું વધી ગયું છે. ડૉક્ટરોએ લઈ ગયા પણ કોઈ ફરક પડ્યો નથી, તો એના વિશે તમે એમને શું કહેશો? पहली बात, जो भी श्रोता है मैं उनको बोलना चाहूँगा कि कई बार ऐसे होता है ना, तब घर में माहौल बदल जाता है और फिर बोला जाता है कि जब तक शादी नहीं हुई थी मेरा बेटा ठीक था, शादी के बाद ये होने लगा तो जरूर बीवी के वजह से हुआ है। हाँ, ऐसे नहीं है। हमें उस औरत को मदद करनी है, घर वालों को मिलजुल के मदद करनी है। ये शराबी जो है वो खराब नहीं है, पागल नहीं है, बीमार है और इसमें बीवी की कोई गलती नहीं है। हाँ, तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि एक शराबी को कई बार पता होता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन आम तौर पे हम खुद की गलती नहीं मानते और शराबी में ये थोड़ा तरीका जो है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि हर एक जन उसकी गलती बताता रहता है जी। और दूसरा होता है क्या कि उसको समझते आते हुए भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो भी जो उसके भाई बहन हैं वो अगर शराब पीते रहेंगे उनके जैसा ही शराब पीने चाहता है, लेकिन वो उसको मुमकिन नहीं होता और वो समझता नहीं है कि ये मुझे मुमकिन क्यों नहीं। वो समझता है उसमें कुछ कमी है इसके वजह से और वो कमी महसूस होने के वजह से वो गुस्सा करता है जी। तो पहली बात, आपको नजदीकी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो ग्रुप है जी। उसके बारे में मालूमात लेनी है। उनका हेल्पलाइन नंबर होता है जी। और वो हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके आपको बताना है कि आपके घर में समस्या है जी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग 12 स्टेप कॉल करते हैं, यानी जो शराबी रिकवरी में है वो आके उसकी स्टोरी बोलता है जी। और जब स्टोरी बोलता है तब उसको समझ में आता है कि यार अगर ये ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता जी। तो वो जो मीटिंग में जाना है वो मीटिंग में जाने की कोशिश करनी चाहिए जी। दूसरी चीज ये है कि कई बार शराबी जो है ना वो डरता है कि जब उसको पता रहता है कि शराब छोड़ने के बाद बहुत विड्रॉल्स आने वाले हैं, तकलीफ होने वाली है, डर लगता है क्योंकि बहुत विड्रॉल सिम्टम्स जो होते हैं ना वो बहुत डरावने होते हैं और उसमें कई बार फिट आ सकती है, डिलीरियम यानी हेलुसिनेशंस, होश चला जा सकता है। तो उसके वजह से जो विड्रॉल सिंड्रोम है उसके लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या फिजिशियन के पास जाना है और विड्रॉल सिंड्रोम के जो गुण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं उसकी सीवियरिटी कितनी है वो समझनी है और वो सीवियरिटी समझ के उसका इलाज घर पे हो सकता है या हॉस्पिटल में हो सकता है, इसके बारे में जानकारी लेनी है जी। जब विड्रॉल सिंड्रोम्स गुजर जाते हैं वो करीबन 5-6 दिन चल सकते हैं, अगर बहुत तकलीफ है तो 8-10 दिन भी लग सकते हैं। नॉर्मली 2-3 दिन में विड्रॉल सिंड्रोम जो है वो अच्छी तरह से इलाज करेंगे तो कंट्रोल में आ जाते हैं जी। जब वो विड्रॉल्स में होता है तब उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के रिकवरिंग अल्कोहलिक्स जो है उनके साथ मिलने जुलने देना चाहिए क्योंकि वो वक्त होता है जब भी वो मरीज जो है वो सबसे ज्यादा तैयार होता है उसके शराब के बारे में कुछ करने के लिए जी। और फिर उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में हॉस्पिटल से ही पहले मीटिंग करवाने के लिए बोलना चाहिए जी। जब वो हॉस्पिटल से मीटिंग में जाता है, फिर से हॉस्पिटल में आता है, फिर उसको जो साइकियाट्रिस्ट या फिजिशियन है उन्होंने उसको बोलना चाहिए कि तेरी शराब अगर छूटेगी तो तेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है जी। मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं जिनके लीवर की कंडीशन बहुत खराब है, उनको कहा गया है कि तू मर जाएगा, लेकिन शराब बंद हो गई तो दिमाग, अपना शरीर जो है वो एक कुदरती चमत्कार है कि गए गुजरे जो ऑर्गन्स होते हैं वो शराब बंद होने के बाद अपने आप हील होने लगते हैं जी। डराने से नशा रुकती नहीं है जी। एनकरेज करने से नशा रुकती है और इसके वजह से हमें हमेशा एनकरेज करना है कि तेरी नशा छूटेगी, लेकिन तेरे को कोशिश करनी है और क्या कोशिश करनी है, इनसे सीख क्योंकि इन्होंने की है।
तो इस तरह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग में उनको लाना है। एक बार वो मीटिंग में आने लगेगा तो फिर उसके मन में अगर उनके जैसे सोच विचार और भावनाएं लाने की कोशिश शुरू हो जाएगी तो अपने आप रास्ता बदलने के बाद डेस्टिनेशन बदलेगा ही जी। तो अगर मुझे बीमारी के सोच विचार और भावनाएं हैं तो मेरा डेस्टिनेशन वो शराबियत की बीमारी है। अगर रिकवरी के सोच विचार और भावनाएं आएंगी तो रिकवरी का डेस्टिनेशन आ जाएगा जी। इतना आसान है। मुश्किल हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है जी। तो जरूर अगर आपके घर में है। तीसरी बात, अगर आपका मरीज जो है वो AA मीटिंग के लिए जाने के लिए तैयार ही नहीं है जी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं जी। तो उनके लिए एल एनॉन करके फैमिली मेंबर्स का ग्रुप होता है जी। तो वो फैमिली मेंबर्स के ग्रुप में आप जरूर जाइएगा जो रिलेटिव्स है जी। तो फिर आप भाई बहन होंगे, बीवी रहेंगी, बच्चे रहेंगे, माँ बाप रहेंगे, कोई भी जो उस शराबी के साथ जुड़ा हुआ है, वो शराबी के साथ उसका प्यार का रिश्ता है जी। तो वो एल एनॉन के ग्रुप में जा सकता है जी। जैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है वैसे फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट ग्रुप होता है। और वो सपोर्ट ग्रुप इस वजह से है कि जब उनका मरीज रिकवरी के बारे में सोचेगा तब तक उनकी सेहत, मानसिक सेहत ठीक रहे जी। और इसके दोनों प्रोग्राम जो है वो मुफ्त है, उसमें कोई खर्चा नहीं आता, कोई दवाई दी नहीं जाती, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहेगी। ऐसे नहीं है कि सब सूरत को समझ में आएगा कि इनके घर में तकलीफ है जी। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस और एल एनॉन ये दोनों ग्रुप की सुविधा जो है वो सूरत में उपलब्ध है जी। દર્શક મિત્રો, આપણને સર પાસેથી ઘણી બધી વિશેષ માહિતીઓ મળી છે। આપણને દારૂ છોડવા માટે કઈ ટિપ્સ આપણે અપનાવી શકીએ છીએ, કઈ રીતે આપણે પરિવારના સભ્યને આ બીમારીમાંથી મુક્ત કરી શકીએ છીએ। સરે કીધું એમ આ કોઈ સમસ્યા નથી, એક બીમારી છે। જો આપણને નોર્મલી કોઈ બીમારી હોય તો આપણે એને છોડવા માટે પરિવારના તમામ સભ્યો તેને મદદ કરતા હોય છે। આપણા પરિવારમાં એક પણ સભ્ય જો કેન્સરગ્રસ્ત હોય તો આપણે તેને એન્કરેજ કરીએ છીએ કે આવું બધાને જ હોય છે, તું શાંત રહે, તું નોર્મલ રહે, તને સારું થઈ જશે। તેવી રીતે બીમારી શરાબની પણ એક બીમારી છે, તે કોઈ માણસ જાતે રહીને કરતું નથી। એ વસ્તુ આપણને આજે શીખવા મળી। દર્શક મિત્રો, સમયનો અભાવ હોવાથી સર તમે અમારા દર્શક મિત્રોને એક છેલ્લો સંદેશ શું આપશો? अल्कोहलिज्म ये एक बीमारी है, उसका इलाज हो सकता है जी। जो इंटरनेशनल फेलोशिप है उसकी फेलोशिप की शुरुआत सूरत में हुई है जी। उसका हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बोलना चाहता हूँ जी। सूरत के अल्कोहलिक्स एनोनिमस ग्रुप का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 94280 जी 60020। मैं रिपीट करता हूँ 94280 60020। अगर आपके पड़ोस में, आपके रिश्ते में, आपके दोस्तों में किसी को भी शराबियत की बीमारी होने की गुंजाइश आपको लगती है, अगर आपको लगता है कि शराब के वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी जो है ख़राब हो रही है, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, सेहत ख़राब हो रही है, तो ये नंबर पे ज़रूर फ़ोन कीजिए और अपने दोस्त को, अपने सगे वाले को मदद करिए जी। दर्शक मित्रों, सरे जे हेल्पलाइन नंबर आप्यो ते तमे आ विडियोमां नीचे स्क्रॉल पर पण निहाળી શકો છો અને અમારા પેજ પર પરથી તમે આ નંબર લઈ શકો છો। દર્શક મિત્રો, ચોક્કસથી જો કોઈ વ્યક્તિ શરાબ છોડવા માંગતું હોય તો એકવાર આ સંસ્થાનો સંપર્ક કરજો। વિના મૂલ્યે દવા વગર આ સંસ્થા લોકોને શરાબમાંથી મુક્ત કરાવે છે। ત્યારે આજે ડોક્ટર સરે આપણને ઘણી બધી અને સરસ રીતે માહિતી આપી છે। સમયનો અભાવ હોવાથી દર્શક મિત્રો ફરીવાર તેમની સાથે આપણે મુલાકાત કરીશું। ત્યાં સુધી મને રજા આપો। નમસ્કાર। હું છેલ્લા 6 વર્ષથી શરાબની લતમાં હતો। પ્રારંભિક તબક્કામાં ખબર નહોતી કે શરાબ પીવાથી મને આ પ્રોબ્લેમ થઈ જશે। પ્રોબ્લેમ એવી રીતે થઈ કે શરાબ પીવાથી ધીમે ધીમે મારા ઘરમાં કંકાસ વધવા લાગ્યા અને મારું પરિવાર ધીમે ધીમે વિખરાવા લાગ્યું। પછી મને ધીમે ધીમે ખબર પડી કે શરાબ મારી માટે હાનિકારક છે। બીજા લોકો જે મજાથી એનું સેવન કરે છે એ રીતે હું કરી નથી શકતો એવી મને માહિતી મળવા લાગી હતી। પરંતુ હું પોતાના આત્મબળથી આ વસ્તુ છોડી શકતો ન હતો મિત્રો। અને મેં ઘણા રિહેબ્સ અને ડૉક્ટર અને ઘણી બધી દવાઓ
અને ધાર્મિક ઉપચારો મેં અપનાવી ચૂક્યો હતો અને જિંદગીથી એકદમ નિરાશ થઈ ગયેલી સ્થિતિ હતી મારી. અને મારો એક જ ઉદ્દેશ્ય હવે હતો કે મારે દારૂ પીને મરી જવું છે. અને આ માટે મેં લગભગ 2 કે 3 વાર આત્મહત્યાના પ્રયાસો પણ કરી ચૂક્યો છું. બટ 2021માં એવી કંઈક મારી પર કૃપા હશે ઈશ્વરની, તો આલ્કોહોલિક એનોનિમસનો મને મેસેજ મળ્યો આ સંસ્થાનો. હું જ્યારથી આ સંસ્થામાં આવું છું અને મિત્રો અહીંયા આવીને અમને નાની નાની બાબતો જે મારા માનસિક પરિવર્તન માટે જરૂરી હતી, જે કોઈ ડૉક્ટરથી કે બીજે ઘણી જગ્યાએ જવાથી શક્ય ના થઈ, કે જ્યાં સુધી મારું માનસિક પરિવર્તન હું પોતે સંપૂર્ણ રીતે ના કરું ત્યાં સુધી હું આ લતમાંથી દૂર થઈ શકું તેમ નથી. હું જ્યારે આ સંસ્થામાં આવ્યો ત્યારે મિત્રો એકદમ નિરાશ થઈ ગયેલી હાલતમાં 52 કિલો વજન અને 28ની કમર સાથે આવેલો હતો. મારાથી ચલાતું ન હતું, ખવાતું ન હતું. અને મારો એક જ લક્ષ્ય પોતે હતો માનસિક રીતે કે મારે બસ પીને મરી જવું છે, મારો જીવવાનો કોઈ મતલબ નથી. આ નિરાશ હાલતમાં હું જ્યારે સંસ્થામાં આવ્યો ત્યારે અહીંયાના મેમ્બરોએ મને એટલા આવકારથી સ્વીકાર્યો કે જે બહારના સમાજમાં અમને શરાબી કહીને ધૂતકારતા હતા કે અહીંયાથી ભાગી જા. હું પોતે એક શિક્ષક છું, સારું ભણેલો છું, 5 ડિગ્રીઓ ધરાવું છું. મારી લાયકાત હું નેવે મૂકું તો મારું કોઈ સ્થાન હતું નહીં સમાજમાં શરાબના લીધે. અહીંયાના મેમ્બરોએ જે રીતે મને આવકાર્યો અને મિત્રો હું અહીંયા આવતો જાઉં છું તો આજે 1 વર્ષ મને થઈ ગયું છે હું દારૂથી દૂર છું અને અમે એકબીજાના અનુભવથી સોબર છીએ. અહીંયા નથી કોઈ પ્રકારની ફી લેવામાં આવતી, નથી કોઈક દવા આપવામાં આવતી કે કોઈ પણ જાતનો ફંડ ફાળો નથી ઉઘરાવવામાં આવતો. આ સંસ્થાના સભ્ય બનવા માટે એક જ જરૂરિયાત છે, જો તમને દારૂ પીવાનું છોડવાની ઈચ્છા હોય તો તમે આ સંસ્થાના સભ્ય બની શકો છો. એના માટે કંઈ પણ જરૂરી નથી, ઇવન તમારું નામ પણ જરૂરી નથી. ફક્ત એટલી જરૂરિયાત છે પ્રમાણિકપણે છોડવાની ઈચ્છા. થેન્ક યુ. હું એક શરાબી છું અને 2007માં કોલેજના ફર્સ્ટ યરમાં અમે 4 મિત્રો ગોવા ફરવા ગયા હતા અને ત્યારે કોઈ પીવાનો ઈરાદો કે એવું કોઈ વિચાર કે એવું કંઈ કલ્પના પણ ન હતી. અને ત્યાં પહેલી વાર જિંદગીનો પહેલો ઘૂંટ મારેલો હતો. ત્યાંથી આવ્યા પછી ધીરે ધીરે વર્ષમાં એકવાર પાર્ટી કરતા હતા. 7-8 વર્ષ સુધી એવું ચાલ્યું અને એ જે વર્ષની જે અમે પાર્ટી કરતા હતા એ મહિનામાં અને મહિનાની પાર્ટી અઠવાડિયામાં અને અઠવાડિયાની પાર્ટી દિવસોમાં અને દિવસોની પાર્ટી કલાકમાં થઈ ગઈ હતી. છેલ્લો જ્યારે મારા દારૂથી દૂર રહેવાના જે છેલ્લો સમય હતો એ સમય ખૂબ મારા માટે વિચિત્ર હતો. માનસિક પરિસ્થિતિ, સામાજિક ઇજ્જત, આર્થિક પરિસ્થિતિ બધી રીતે મેં ફટકા ખાધેલા હતા. અને એ અરસામાં મને આલ્કોહોલિક એનોનિમસનો મેસેજ મળ્યો અને 3 દિવસનું કન્વેન્શન હતું. એ કન્વેન્શનનો મને લાભ મળ્યો. સીધું કન્વેન્શન કર્યું અને એમાં અહીંયા આલ્કોહોલિક એનોનિમસમાં કહેવાય છે કે તમારે 72 કલાક ડિટોક્સ થતા થાય છે શરીરમાંથી આલ્કોહોલ નીકળતા. અને એ 72 કલાક મારે કન્વેન્શનમાં થઈ ગયા હતા. અને ત્યાં જે કંઈ પણ શેરિંગ મને સાંભળવા મળ્યા એ જે મારી સાથે જે બનતું હતું, જે મારી માનસિક પરિસ્થિતિ હતી એને લાગતા ઓળખતા જ બધા શેરિંગ હતા અને શેરિંગનું મને આકર્ષણ થયું. એના પછી હું અહીંયા સુરત પાછો આવ્યો અને સુરતની અંદર અઠવાડિયાની 16 મિટિંગ થાય છે અને 8 જેટલા ગ્રુપ કાર્યરત છે. તો એ ગ્રુપમાં હું રેગ્યુલર મિટિંગ કરતો થયો એટલે મેં કેટલું પીધું, ક્યાં પીધું, કેવી રીતે પીધું અને કયું પીધું એ મહત્ત્વનું કરતાં તે મહત્ત્વની બાબતો એ સામે આવી કે મેં શું કામ પીધું અને પીધા પછી મારી હાલત શું થઈ અને હવે દારૂથી દૂર રહેવા માટે મારે શું કરવું પડશે. આ 3 બાબતો મને અહીંયા મિટિંગમાં જાણવા મળી. અને એમાં મારા જે કેરેક્ટર ડિફેક્ટો હતા એ કેરેક્ટર ડિફેક્ટો ઉપર કામ કરવાનું મને મોકો મળ્યો. ઘણીવાર એવું બનતું હોય કે રાજસ્થાનની અંદર 2 વર્ષની 3 વર્ષની છોકરી ઉપર ગેંગ રેપ થાય અને હું અહીંયા સુરતમાં બેઠા ભાવનાત્મક સ્વભાવ મારો એટલે વધુ પડતો ઓવર સેન્સિટિવ થઈ જાઉં
અને કન્ટિન્યુ એના વિચાર કર્યા કરું. અને એના વિચાર કર્યા પછી રિઝાઇનમેન્ટ ચાલુ થાય કે સરકાર શું કરે છે, પોલીસવાળા શું કરે છે, જે વ્યક્તિએ ગુનો કર્યો હોય એની ઉપર રિઝાઇનમેન્ટ ચાલુ થઈ જાય. હવે આ બનાવ સાથે મારે કોઈ વસ્તુ લેના દેના નથી હું છોકરીને ઓળખતો કે નથી ગુનેગારોને ઓળખતો કે નથી સરકાર હારે મારે લેના દેના. પણ એક સ્વભાવની જે મારી ખામી છે ઓવર સેન્સિટિવ થઈ જવાની, એ ઓવર સેન્સિટિવના હિસાબે આખો દિવસ એકની એક વાત વિચાર કરીને સાંજ સુધી દારૂ સુધી પહોંચી જવાનું. અને દારૂ પીધા પછી એ વિચારો કન્ટિન્યુ મગજની અંદર ચાલતા હોય એટલે એની બાહ્ય પ્રોડક્ટ જે નીકળે છે, પરિવાર સાથે મગજમારી થાય, કોઈ મિત્રો સાથે મગજમારી થાય, ધંધામાં કોઈ કસ્ટમરને એલફેલ બોલી દઈએ. એટલે આ બધી જે સ્વભાવનું એક ઈમાનદારીનો અભાવ હતો મારી અંદર. મેં જે કાંઈ પણ કામ કરેલા જીવનની અંદર, ધંધામાં હોય, હું નથી મારા પરિવાર સાથે ઈમાનદારી દાખવી. ઈમાનદારી એટલે એવું નથી કે મેં બેમાની કરી છે કે હું બેમાન માણસ છું, પણ જે કામ કર્યું છે એ બધું ઈમાનદારીથી નથી કર્યું. મારી પોતાની કંઈ આળસ રહી છે, ધંધાની અંદર કંઈ આળસ રહી છે. છોકરા બીમાર હોય તો મારી ફરજ હોય કે એને હોસ્પિટલ લઈ જવાની, પણ મારી વાઈફને કહી દઉં કે ભાઈ તું જઈ આવ. ત્યાં પણ મારી ઈમાનદારીનો અભાવ, ધંધામાં પણ ઈમાનદારીનો અભાવ. અને હું ખુદ મારી જાત સાથે પણ ઈમાનદાર નહોતો, કારણ કે જો ઈમાનદાર હોત તો મારે દારૂની જરૂરત જ ન પડે. પણ હું મારી જાત સાથે ઈમાનદાર નથી તો હું લોકો સાથે ઈમાનદાર નથી રહેવાનો. આવા બધા જે સ્વભાવ દોષો છે મને આલ્કોહોલિક એનોનિમસમાં મને જાણવા મળ્યા કે ભાઈ તારી અંદર ઘણી બધી દોષો છે, સ્વભાવ દોષો છે. અને એ સ્વભાવ દોષોને દૂર કરવાના, વારંવાર ગુસ્સે થઈ જવું. અને આ બધા ઉપર અમારે આ મિટિંગના અને શેરિંગના માધ્યમથી પોતાના જે સ્વભાવ દોષો છે એની ઉપર મને કામ કરવા મળે છે. આ બધી વસ્તુ મને નાનપણથી મારા પરિવારમાં, જે સમાજમાંથી આવું છું, એ બધી જગ્યાએ મને ખ્યાલ જ હતો કે ભાઈ આ ખોટું છે, આ સાચું છે. દારૂનો પહેલો ઘૂંટ પીધો ત્યારે પણ મને ખબર જ હતી કે આ ખોટું છે, પણ મારો સ્વભાવ દોષ આનંદ કરવાનો, વિકૃત આનંદ કરવાનો, આ બધા સ્વભાવ દોષના હિસાબે મારા શરીરની અંદર આલ્કોહોલની એક સમય એવો આવી ગયો કે આલ્કોહોલની એટલી જરૂર પડતી હતી કે આખો દિવસ સવારથી સાંજ સુધી મારે આલ્કોહોલ જોઈએ. મિટિંગમાં આવતો ગયો એટલે એ બધા સ્વભાવ દોષો ઉપર મને કામ કરવા મળ્યું. 6 મહિના જેવું થઈ ગયું મિટિંગની અંદર. એટલે જે નવા મિત્રો આવે છે, જે મારી જેમ બીમાર છે, દારૂની લતથી લાગેલા છે, એ બધા સાથે મારે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો. ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ મારી અંદર કેટલા બધા સ્વભાવ દોષો છે. અને દરેક સ્વભાવ દોષને મિટિંગની અંદર એની ઉપર મને કામ કરવા મળે છે. દરેક નવા મેમ્બરની સાથે જ્યારે હું એને દારૂથી દૂર રહેવામાં મદદ કરું છું તો ત્યારે મને ખ્યાલ આવે છે. અને મિત્રો, છેલ્લો દિવસો જે મારા હતા એ બધા એકલતાના હતા, કારણ કે મારે દારૂની જરૂરિયાત જ એટલી હતી. જે મારી સાથે દારૂ પીતા હતા એ લોકોને થોડા માત્રામાં એને સંતોષ થઈ જતો હતો, પણ મારે તો આખી બોટલની જરૂર પડતી હતી. એટલે છેલ્લે મારી સાથે જે આલ્કોહોલિક મિત્રો હતા એની સાથે પણ હું નહોતો પીતો. અને છેલ્લું જીવન જે મારું 6-8 મહિના હતા મિટિંગમાં આવ્યા પહેલાંના, એ બિલકુલ એકલા હતા. અને એ એકલતાને કોરી ખાતી હતી મને. અને મિટિંગમાં મને આ મિત્રોનો બધાનો પ્રેમ મળ્યો. 2-4 દિવસ મિટિંગમાં ન ગયો તો બધાનો ફોન આવે કે ભાઈ કેમ હમણાં મિટિંગમાં આવતો નથી. ચિંતા થાય કે આ પાછું આને દારૂ નથી પી લીધું ને. આટલી ચિંતા કરવાવાળું આ મિટિંગની અંદર મને બધા મિત્રો મળ્યા. અને એક દિવસ કરીને આજે મારે 1 વર્ષ પૂરું થાય છે. અને હું આલ્કોહોલિક એનોનિમસના ફેલોશિપને, એમના મિત્રોને અને ખાસ ઈશ્વરને આભાર માનું છું કે મને નવું જીવન જીવવા મળ્યું. કે જે મેં શારીરિક, માનસિક, આર્થિક, સામાજિક, પારિવારિક બધી રીતે હું ખલાસ થઈ ગયો હતો. આ મિટિંગના સહકારથી, ફેલોશિપની મદદથી આજે મને નવું જીવન મળેલું છે. અને મિટિંગ હું કરતો રહું છું. આભાર.